बिहार की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर, एलजेपी और जेडीयू में और बढ़ गई है तल्खी। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। जेडीयू और एलजेपी का कभी नहीं रहा है गठबंधन, ये बातें उन्होंने कही हैं। अलग चुनाव लड़ना चाहें तो उनका फैसला, जेडीयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है केसी त्यागी का। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का जो विरोधी वो सबका विरोधी। अलग होने की तैयारी अब हो चुकी है एलजेपी की। आपको लगता है कि ऐसा सार्वजनिक तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने और श्री नड्डा जी ने कई अवसरों पर सार्वजनिक तौर से घोषणा की है। उनके नेतृत्व पे जो सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार जी पे, वो प्रधानमंत्री के और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष के सवालों पर सवाल उठा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये सही है कि हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2005 में 2 चुनाव हुए, उसमें एलजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था। 2010 में हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन हम एनडीए में हैं, जिसके बिहार में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नड्डा जी पिछले सप्ताह पुनः घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। इससे अधिक सार्वजनिक तौर पर हम कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहते। स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए, अगर उनका जो भी विचार होगा। लेकिन मेरा सवाल सर है कि 143 सीटों पर अगर तैयारी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के जो खबरें आ रही हैं, उसमें से लग रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में वो लोग नहीं हैं, अपनी कुछ सीटों पर लड़ेंगे और जहां जेडीयू पे जहां पर है वहां पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस सिचुएशन में एनडीए में रहते हुए ऐसा संभव है कि दोस्ताना लड़ाई भी हो जाए दो दलों के बीच में? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जेडीयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू बीजेपी के नेता एक दूसरे के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और जो इस गठबंधन का विरोधी है वो समूचे राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी और जेडीयू का विरोधी है। मैं यही कह सकता हूँ। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के नाम पर पहले ही मुहर लगा चुका है। ऐसे में जो लोग विरोध करते हैं वो अपना अलग फैसला लेने के लिए, अलग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इशारा एलजेपी की तरफ है। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो साफ तौर पर कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व का जो विरोधी वो सबका विरोधी। एलजेपी और जेडीयू में बढ़ी है तल्खी। हालांकि साफ साफ कुछ भी कहने से केसी त्यागी बचते नजर आए, लेकिन इशारा जरूर किया कि सवाल पूछे जाने चाहिए, जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन सामने अगर चिराग पासवान हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर चुनाव लड़ना चाहें तो यह फैसला उनका होगा। तो एलजेपी के टारगेट पर बिहार में सियासत जारी है। जेडीयू के नेता जहां उनका फैसला बता रहे हैं, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पलटवार कर रहे हैं। इंटैक्ट रहेगा और एक नए सहयोगी के तौर पर जीतन राम मांझी जी भी आए हैं। भाजपा, लोजपा, जदयू और हम के साथ हमको लगता है कि पूरा एनडीए चुनाव में जाएगा। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। क्योंकि दलितों में, पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत हैं। ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। तो टारगेट 143 के पीछे एलजेपी की कोई रणनीति के पीछे क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? सवाल यही है कि क्या 143 सीटों की बात प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या जेडीयू को इस बहाने संदेश देने की एक कोशिश की गई है? क्या इस टारगेट 143 के पीछे की यही कहानी है? क्या एनडीए में रहकर अधिक सीट लेने की कोशिश है? 143 सीटों पर तैयारी सिर्फ पार्टी को मजबूत
दिखाने का एक बहाना है। तो रणनीति क्या है इसके पीछे, ये हमने आपको बताया। और इधर एलजेपी जेडीयू के बीच जो तनातनी है, जो एक झगड़ा उभर कर सामने आया है, आरजेडी ने उस पर तंज कस दिया, पलटवार कर दिया है। अब आरजेडी ने क्या कहा है इस पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, टारगेट 143 के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। आरजेडी इस टारगेट वाले प्रकरण को लेकर क्या बयान देता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान पर कहा है कि एक दल दूसरे की सियासी हैसियत तय नहीं कर सकता। कोरोना के दौर में चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, तेजस्वी जी या चिराग पासवान जी, जिन्होंने बाद में कुछ सलाह देनी शुरू की, उस सलाह को आलोचना समझ लिया और बड़ी अशोभनीय टिप्पणियां की गई। राजनीति में ये दूरदर्शिता का परिचायक नहीं है, सूचिता का परिचायक नहीं है। मैं समझता हूं ये उनका अंदरूनी मामला है अभी भी एनडीए का, वो कैसे रिजॉल्व करते हैं हम देखते हैं। और चलिए, इधर जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार और उसके साथ कई छाप लगे हैं जिसे वो धो नहीं सकते। आपको बताएं कि कल तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। देश में और बिहार में क्या छाप है? नीतीश छाप। ठीक है, मान लिया नीतीश जी की 10 गलती हो सकती है, लेकिन कोई उनको भ्रष्टाचार का छाप तो नहीं लगा सकता है, कोई चोर का छाप तो नहीं लगा सकता है, कोई डाकू का छाप नहीं लगा सकता है, कोई लुटेरे को संरक्षण देने का छाप नहीं लगा सकता। तो ये है नीतीश छाप, क्लीन इमेज। दूसरा छाप क्या है जो हमारे सामने लड़ रहा है? परिवारवाद का छाप, भ्रष्टाचार का छाप, लुटेरे अपराधियों को संरक्षण देने का छाप। तो ये छाप लालू परिवार पे, तेजू बाबा पे, खुद लालू जी पे, सब पे लग चुका है। और कांग्रेस अछूती नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे भी परिवारवाद का छाप लगा हुआ है। पटना सिटी से खबर है, जहां वकील की हत्या दानापुर कोर्ट जाने के दौरान कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दानापुर कोर्ट जाने के दौरान वकील की हत्या की गई। नौबतपुर के सरारी गांव के पास गोली मारी गई है वकील को। विक्रम के अलीपुर गांव के रहने वाले थे हरेंद्र कुमार। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो विक्रम के रहने वाले थे वकील हरेंद्र कुमार, जिन पर गोली चलाई गई। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पटना सिटी में वकील की हत्या इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दानापुर कोर्ट जाने के दौरान वकील की हत्या की गई है। बड़ी खबर, नौबतपुर के सरारी गांव के पास कुछ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। विक्रम के रहने वाले थे वकील हरेंद्र कुमार। इधर बक्सर में निजी अस्पताल की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित परिजनों की माने तो गर्भवती महिला के सिजेरियन प्रसव कराने के नाम पर बड़ी रकम की मांग की गई। जब मरीज के परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल कर्मी मारपीट पर उतारू हो गए। पीड़ित परिजनों की लिखित शिकायत पर आईएमए ने एसडीओ और सिविल सर्जन से इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। हतना हमारा फिर रुपया नहीं है कि हम दवाई करो। इसको समझने की आवश्यकता है, नहीं समझ रहा है। आप लोग बिलिंग नहीं दे रहे हैं। कहीं नहीं दे रहे हैं, दे देंगे ना, सारा कब दे रहे हैं? 6 बजे से अभी चाहिए, जाना है, घर जाना लेके पेशेंट को लिख के दोगे, कुछ होता है। चलो बाप बन के चाहबो कि कोनो चीज काम करा ली तो संभव चीज बैठे तारे केस कइला से जे जब 5 करोड़ के संपत्ति लगैले बनू, बहुत केस या बहुत मुकदमा। औरंगाबाद में उपले में रखा बम अचानक विस्फोट कर गया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के भरूब गांव की है। हादसा उस वक्त हुआ जब सीता कुंवर नाम की महिला घर के बाहर रखे गोईठे के ढेर से गोईठा लाने गई थी और इसी दौरान महिला को गोईठे के ढेर में रखी एक गोल चीज नजर आई, जिसे उसने अपने बेटे को देखने के लिए दिया, लेकिन इसी बीच बम विस्फोट कर गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी है। घायलों को दाऊदनगर पहुंचाया गया है। एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है।
कि क्या चीज है, तो वहाँ से उठा करके लेके घर गए। घर बाबू के बोला कि बाबू रे देखने कौन चीज तो है, तो वो खोल के देखा और डिब्बा में बंद करके डिब्बा में था। डिब्बा ऐसे जैसे ही खोला वैसे ही उड़ गया, जैसे उड़ा बस वो छोड़ दिया, ऐसे में दोनों को घायल हो गया सर। नहीं पता नहीं था कि क्या रखा है, ये पता नहीं है सर, ये पता नहीं। हम लोग गांव से दूर था, थोड़ा आवाज आया मैंने बहुत दूर से, तो हम कहीं कि लड़कन कोई बगल में पड़ाका छोड़ा। वो अपने घर के सामने रोड के पास ट्रांसफार्मर के पास गोईठा पाथने के लिए गोबर सानने गए थे। वहीं पर डिब्बा इनको दिखाई पड़ा एक, तो उस डिब्बे को उठा करके वो ले गई बगल में अपने घर के अंदर कि इसमें कोई बहुमूल्य वस्तु हो। अपने बेटे को बताएं तो वो पकड़ के खोलने लगा, जिस क्रम में उसमें सुतली बम था वो ब्लास्ट कर गया। और बक्सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग दहशत फैलाने के मकसद से हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। पिस्टल और राइफल से फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सोमेश्वर स्थान का ये वीडियो है जो वायरल है। हाथ में बंदूकें हैं, पिस्टल है। वीडियो मॉडल थाने के सोमेश्वर स्थान की है। मामले में बक्सर एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सूचना मिली है कि मामला लड़की विवाद से जुड़ा है, जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सोमेश्वर स्थान का यह वीडियो वायरल है और यहां फायरिंग की जा रही है पिस्टल से और 2 नाली बंदूक से। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और अगली खबर है गोपालगंज से, जहां पुलिस ने कुचायकोट और सासाबुसा बाजार से 4 मोबाइल दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की मोबाइल और करीब 5 लाख रुपए नकदी चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात चोर गैंग के 2 अपराधियों को चोरी की गई 16 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इस गिरोह के अन्य 4 अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। और यह चोरी का वो सीसीटीवी फुटेज है। 27 और 28 अगस्त को यह चोरी हुई थी, जिसका ये रात के अंधेरे में फायदा उठाया चोरों ने। पहले उन्होंने रेकी की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। 4 दुकानों में चोरी हुई थी और एक एक कर चारों ही दुकान में चोरी करके महंगे मोबाइल पर हाथ साफ किया गया था। यूपी के मेरठ से 2 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तकनीकी अनुसंधान करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किए हैं और घटना में चोरी गई 16 मोबाइल भी बरामद करने का काम किया है। कुचायकोट पुलिस द्वारा किया गया यह काम बहुत ही सराहनीय है। इन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जा रही है। और खबर खगड़िया से, जहां के गोगरी बाजार स्थित एक घर से पुलिस ने हथियार के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। इन पर दुकान में चोरी करने का आरोप था। कुछ महीने पहले दुकान से 50,000 की चोरी की गई थी। बाद में दुकानदार ने दुकान में सीसीटीवी लगाया और इसके बाद ये दोबारा चोरी करने पहुंचे तो इनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक दुकान में चोरी कर अपने बोरे में सामान को भर रहा है। हालांकि इसे भनक लग गई कि दुकान में सीसीटीवी है, जिसके बाद इसने सीसीटीवी को खराब करने की कोशिश भी की। हालांकि तब तक सारी घटना कैद हो गई। बाद में पुलिस को जानकारी मिलते ही छापेमारी कर चोर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से रुपए भी बरामद किए गए हैं। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर मामूली विवाद में बड़े भाई को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। आग में बुरी तरह से झुलस चुके बड़े भाई को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के सुतिहारा गांव की है। बताया जा रहा है कि सुतिहार के रहने वाले अशोक भगत और उनके छोटे भाई अजय भगत के बीच रास्ते को लेकर विवाद था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि अजय अपने बड़े भाई उदय की जान लेने पर उतारू हो गया। फिलहाल जांच जारी है। कैसे की भेल तो वह लड़का हमरा कहला कि भाव भाई हमरा पेट्रोल छिट के जला दे। हाँ, वह लड़का कहला कि भाई या भाव हमरा पेट्रोल छिट के जला देला। अच्छा, की कहली ना, वह हंसी मजाक पर कह देला कि हमर रास्ता है तो हमर रास्ता है। और लौटते एक बार फिर सियासी खबरों की तरफ। नीतीश कुमार ने चंद्रिका राय का हवाला देकर कल लालू परिवार पर हमला बोला था और आज चंद्रिका राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में नीतीश कुमार की बातों का समर्थन किया है।
चंद्रिका राय ने इस दौरान इशारों ही इशारों में यह भी साफ किया कि इस बार भी यादवों का रुझान एनडीए की तरफ होगा। चंद्रिका राय ने कहा कि अगर उनकी बेटी ऐश्वर्या चाहेगी तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ हसनपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। चंद्रिका राय से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं चंद्रिका राय। चंद्रिका जी, कल मुख्यमंत्री ने आपका हवाला देके, आपके पिताजी का हवाला देके, आपकी बेटी का हवाला देके लालू परिवार को बड़ा हमला बोला है। क्या वाकई ऐसा है कि यादव के हित नहीं सोचते हैं लालू यादव? नहीं, जितना कई वर्षों से है लालू यादव, अब देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उन्होंने यादवों के नाम पर शोषण करने का काम किया और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा और परिवार के आगे कुछ सोचने का काम। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग, जो कि पुराने संस्कारी लोग हैं, वो लोग अलग हटते गए इनसे, लालू जी से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। तो सर, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ता है देख रहे हैं? क्या यादवों में यादव का रुझान जेडीयू की तरफ हो सकता है? देखिए, आपने पिछला लोकसभा चुनाव देखा होगा, उससे साफ प्रतीत होता है कि यादवों में, विशेषकर यादव जाति के लोगों में आपने देखा होगा कि हर एक जगह वोट टूटने का काम किया था। कहीं 20%, तो कहीं 25% और कहीं कहीं तो 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत टूटने का काम किया था और भाजपा जदयू की तरफ जाने। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन सर, आरजेडी परिवार, खासकर लालू परिवार का ये दावा है कि यादव उनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। नहीं, यादव ने तो छोड़ दिया पिछले बार लोकसभा। आप देखे होंगे कि एक भी सीट नहीं आया। मैं स्वयं भी लड़ा था तो एक भी सीट नहीं आया। कहीं कहीं तो 3 लाख 4 लाख यादव की सीट पर 3 लाख वोट से हारने का काम हुआ। तो उनके कहने और नहीं कहने से क्या मतलब है? इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार भी वही होगा, कम बेश वही होगा। सर, तेज प्रताप ने हसनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब उन्होंने ऐलान किया है तो किया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इट्स अ फ्री कंट्री, जिसको जहाँ से लड़ने का मन है लड़ सकता है। तो क्या ऐश्वर्या के खिलाफ लड़ेंगे? अभी अनाउंस तो करने दीजिए, जाने दीजिए, नॉमिनेशन तो फाइल करने दीजिए, तब तो पता चलेगा। अगर ऐश्वर्या चाहती है चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हसनपुर से लड़ेंगे? नहीं, मैं आपको ऐसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि वो चाहेंगे तो लड़ेंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो चलिए, चंद्रिका राय ने साफ कर दिया कि अगर ऐश्वर्या राय चाहेंगी तो वो हसनपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। जाहिर तौर पे और साथ पे ये भी बड़ा दावा इन्होंने किया है कि यादव का वोट इस बार एनडीए को मिलेगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है सेप्टिक टैंक में दम घुटने से। निर्माणाधीन टैंक में दोनों काम कर रहे थे। मोतीपुर के महना गांव में यह हादसा हुआ है। पंचायत के वार्ड संख्या 8 की घटना है। सुधीर है हमारे साथ फोन लाइन पर। सुधीर, अपडेट बताएं। बहुत खतरनाक घटना है ये। दोनों सगे भाई हैं, जो अनिल और सुनील, ये दोनों सगे भाई हैं और महना गांव के रहने वाले हैं। मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड 7 में ये दोनों मजदूरी कर रहे थे। एक सेप्टिक टैंक था जिसके टंकी की शटरिंग खोली जानी थी, यानी कि उसको खोलना था। अंदर गैस बना था। दोनों उतरे, दोनों का दम घुटने लगा। और इसी बीच एक तीसरा युवक भी उसमें जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में जब उसका दम घुटने लगा तो वह निकल गया। उसकी हालत अभी ठीक है, हालांकि वह भी बीमार हो गया है। और इन दोनों भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार मची हुई है। वहाँ लोग जुटे, उन लोगों ने फिर टंकी को पूरी तरीके से तोड़कर उसको निकाला है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शवों को SKMCH भेज दिया गया है। बड़ी हृदय विदारक स्थिति है दोनों लड़कों को देखकर, और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि अब आगे इसमें क्या कानूनी पहलू हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे बातचीत के लिए। तमाम जानकारियों के लिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 की मौत हुई है। और अररिया से अगली खबर, जहां के सिकटी प्रखंड के परड़िया गांव में नूना नदी का पानी घुस आया है। और इस सीजन में यह तीसरी बार है जब परड़िया के टूटे तटबंध से होकर बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से पानी छोड़ने के बाद यह स्थिति पैदा हुई। तीसरी बार पानी आया है। इससे पलासी और सिकटी प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इधर सिकटी सीओ ने बताया है कि जिला के अधिकारियों को सूचना दी गई है। नूना नदी में उफान से सिकटी प्रखंड के परड़िया, कचना, सालगुड़ी और कठवा गांव में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और गोपालगंज में गंडक के जलस्तर कम होने के बावजूद यहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों की समस्याएं कम नहीं हो रही। बाढ़ प्रभावित इलाकों की सड़कें
पानी में बह गईं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बरौली प्रखंड के माधोपुर स्थित सरफरा सिवान रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान से टूटी हुई सड़क के ऊपर चचरी का पुल बनाया है। चचरी पुल के बन जाने से बरौली और सिवान को जोड़ने वाला मार्ग चालू हो गया और लोग इसी चचरी पुल के सहारे अपने जरूरी कामों को निपटा रहे हैं। माधोपुर जाने वाली रोड है, ये गोपालगंज से लेकर सिवान 2 जिलों को जोड़ने वाली है। यह रोड टूटने से दोनों जिलों में आने जाने बंद हो गया है। बाढ़ आने से पहले रोड ठीक था। ये रोड पहले नहीं टूटा था, पानी ज़्यादा होने के कारण से ये इस पर पानी का बहाव हो गया ज़्यादा, थोड़ा सा टूट गया, उसके बाद ये पूरा टूट दिया। उसके बाद पानी थोड़ा कम हो गया तो मतलब इस पर ये बांधने का कार्य शुरू हुआ। एक बार शुरू हुआ था, फिर तो नहीं अड़ पाया बांस, उसके बाद दोबारा ये बनाया। और बांका से एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। रोजगार नहीं मिलने से लाचार प्रवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने लगे हैं। ऐसे ही एक मजदूरों की टोली तमिलनाडु के लिए रवाना हुई और कई मजदूरों के पास भाड़े के लिए पैसे नहीं थे और ऐसे में किसी ने मवेशी बेचकर तो किसी ने घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रखकर बाहर जाने का फैसला लिया। मजदूरों की माने तो तीरपुर में रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में उन्हें काम का ऑफर मिला है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।